बाजार ने इस हफ्ते अपना वो रूप दिखाया जिसके लिए वो जाना जाता है। एक तरफ न्यू हाई बना और हाई के ऊपर हाई लगा, वहीं बीच में एक बार एक तगड़ा झटका भी लगा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे बाजार में पता नहीं ये क्या हो रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई, बिकवाली हुई, लेकिन उतनी ही तेज़ी से रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई उत्तरार्ध में जब हम पहुँचे तब। दरअसल मार्केट का ये नेचर है, ये स्वभाव है, मार्केट इसी तरीके से चलता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अंडरटोन या बाज़ार का जो कैरेक्टर है, करिश्मा है, वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तेज़ी वाला है। न्यू हाई लगाया निफ्टी ने, उसके और ऊपर गया और कहीं कोई ऐसे संकेत नहीं दिखे कि बाज़ार में कोई चिंता के बादल मंडराएं। लेकिन वो मिड कैप स्मॉल कैप की पहेली है, वो क्यों गिरे थे, इतनी ज़बरदस्त बिकवाली क्यों आई, अगर इतनी तेज़ बिकवाली का कोई ठोस कारण था तो फिर वो रिकवर क्यों होने लगे। ये बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में होंगे इस हफ्ते, और फिर इसी से जुड़े हुए जो डिराइव करके हम लोग सवाल निकालते हैं कि अब बाज़ार में सावधान हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसलिए इश्क करें तो ध्यान रखें, अब बच के चलें, मिड कैप में ये देखें, लॉन्ग कैप में देखें। ये सारी बातें जो रूटीन चर्चा वाली होती हैं वो आपके दिमाग में इस हफ्ते ज़रूर होंगी कि ये पहेली क्या है। तेज़ी और मंदी एक साथ बाज़ार में चल रही है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, अमेरिका में, चीन में, जापान में, वहाँ क्या हो रहा है, ऐसे तमाम सवाल होंगे जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगला हफ्ता जब हमारा शुरू होने वाला है तो उसमें बाज़ार में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, ऐसे अप्रोच करेंगे। इन सवालों के लिए हमने शो आपके लिए तैयार किया है और इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो इस हफ्ते बाज़ार की रूपरेखा को समझते हुए अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए कौन है हमारे साथ? चार बहुत ही ज़बरदस्त दिग्गज मार्केट के, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी, और कंप्लीट सर्कल के पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जी, और साथ ही जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी। गौरांग शाह जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है और अगले हफ्ते की शुभकामनाएं एडवांस में गणेश चतुर्थी की। सुनील सर, क्या हुआ इस हफ्ते बाजार में? मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैं तो बहुत नादान सा हूँ, मैं तो समझ नहीं क्या चल रहा था हफ्ते में बाजार में, क्या हो रहा था ये बाजार में। नहीं, इसी बात यह है कि एक्चुअली हम स्मॉल कैप और मिड कैप के करेक्शन बारे में सोचते हैं कि ये एक्चुअली उनके जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया इसलिए हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। बदलाव आया है लार्ज कैप में, क्योंकि एफआईआईएस की इस मंथ टू डेट में बिक्री चल रही है। तो एफआईआईएस बेच रहे हैं तो कौन खरीद रहा है? भैया, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी खरीद रहे हैं। अब थोड़ी बहुत तो इंक्रीमेंटल फ्लोस आ रहे हैं उनके पास, मगर उससे ज्यादा खरीदारी करनी है तो उनको कुछ ना कुछ बेचना चाहिए। तो जो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, इनके पास जो उन्होंने एक ज्यादा सा मिड कैप में एलोकेशन ले लिया था, वो थोड़े उनको बेचकर ये लार्ज कैप खरीदने की ओर उन्होंने, क्योंकि एफआईआईएस बेच रहे थे तो लार्ज कैप को खरीदने लगे। इशू क्या है कि ₹1 अगर आपको मिड कैप से लार्ज कैप में या स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होता है, उसका असर लार्ज कैप इंडेक्स पे और मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप में बहुत जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग मार्केट कैप, जो फ्री फ्लोट कहते हैं, वो लार्ज कैप, मिड और स्मॉल के कंपैरिजन में बहुत फासला होता है। आप समझिए कि बीएसई 500 इंडेक्स लीजिए, जो 500 स्टॉक की इंडेक्स है, मगर उसमें लार्ज कैप का वेटेज 75% है, यानी 100 स्टॉक 75% मार्केट कैप को अकाउंट करते हैं, बाकी 400 स्टॉक खाली 25% ऑफ मार्केट कैप को अकाउंट करते हैं। तो ₹1 इधर से उधर शिफ्ट हुआ तो नेचुरली स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत जबरदस्त आपको वॉलिटिलिटी दिखी। तो ये मेरे लिए खाली एक रीएलोकेशन वाली बात हुई है इस हफ्ते। जो हुआ था उसके कारण आपको मिड और स्मॉल कैप में करेक्शन भयंकर आए, क्योंकि जब वो बेचते हैं ना, जहां पे बहुत तेजी हुई है वहीं बेचेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो बुक करना है, लॉस किसी को बुक करना नहीं है। जहां पे बहुत उनको लगता है कि उस स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गई और उस सेक्टर में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, उसी में वो पैक करेंगे और लार्ज कैप जो एफआईआईएस बेच रहे हैं उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल रिएलोकेशन की बात हुई है, कुछ और नहीं मेरे ख्याल में। इसलिए वापसी आपने इतनी तेजी से देखी वहां पर, क्योंकि फ्रेश इनफ्लोस म्यूचुअल फंड को एसआईपी के जरिए 16,000 करोड़
और पिछले 3-4 महीने में देखें तो वो फ्लोज ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी के फ्लो बढ़े हैं। तो फंड मैनेजर के हाथ में और पैसा मिडिल स्मॉल कैप में लगाने के लिए कंटिन्यूसली आ रहा है। तो जो भी इन्होंने इस हफ्ते बेचा या कल बेचा, तो आज खरीदने की थोड़ा बहुत पैसा आया तो वापस जाके खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव मार्केट कैप की फ्री फ्लोट की बात है, कुछ और मेरे लिए इसमें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट का जो कंस्ट्रक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, एज इट इज है, अभी ऐसे ही चलता रहेगा ये। ओके सुदीप सर, आपके हिसाब से क्या हुआ मार्केट में? अरे एक थ्योरी यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ जिससे और थोड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। मार्केट में ये भी एक चर्चा थी जो सुनील सर गंभीरता सुनिएगा आप उसमें, ये मतलब मुझे नहीं पता सच्चाई है या क्या थी, कि जानबूझ के मिड कैप स्टॉक्स की बुराई की गई कि ये बहुत बढ़ गए हैं, ये 10 गुना क्यों हो गए हैं, इसमें ऐसा क्या है, और बहुत सारी वॉइसेस ने मिल के मिड कैप को गिरा दिया। इसलिए क्योंकि उनके वाले नहीं चल रहे थे, बड़े वाले, तो उनका एनएवी नीचे जा रहा था, वो थोड़ा सा फोमो की फीलिंग हो रही थी। ऐसी एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट में चर्चाएं थी। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते थे, ये क्या ऐसा भी था क्या कि कुछ लोग चाह रहे थे यार ये थोड़ा गिरे तो सही रहे, मतलब एक लेवल में आने के लिए ऐसा किया गया क्या? ये सुदीप सर देखिए, ऐसा कोई मुझे तो नहीं लगता है, ये सब मार्केट का ही चर्चा है। चर्चा थी ना, लेकिन विशफुल थिंकिंग है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर आप 2 हफ्ता पीछे चले जाए तब ऐसा स्थिति था कि हम भी आपके चैनल पे, आपके सिस्टर चैनल पे कह रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कुछ लार्ज कैप पॉकेट्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि लार्ज कैप शेयर बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे अच्छे लार्ज कैप शेयर अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा था, रिलेटिवली अच्छा प्राइस पे मिल रहा था, और वहां पे खरीदारी का मौका आ रहा था। और जैसे अभी सुनील साहब ने बताया, तो जैसे ही लार्ज कैप में खरीदार आना चालू हुआ, तो एलोकेशन स्मॉल मिड कैप से थोड़ा हटा और इधर आया। इसीलिए इतना इंडेक्स में, लार्ज कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में इतना अंतर देखने को मिला कि वो इंडेक्स नीचे जा रहा था और लार्ज कैप ऊपर जा रहा था, ओवरऑल इंडेक्स ऊपर जा रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप नीचे जा रहा था। फंडामेंटली यही है। आप देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतना शंका की बात है। स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा खासा रनअप हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कुछ लोग थोड़ा सतर्क हो रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है जो मार्केट में सुनने को आ रहा था, कुछ एनालिस्ट बात कर रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे कि कुछ क्षेत्र में मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा रिचली वैल्यूड लग रहा था, और वहां पे प्रोबेबली मैं सब मिड कैप के बारे में नहीं कह रहा हूं, बट कुछ स्मॉल मिड कैप में जो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे थे वो शायद उसका फुल वैल्यू के ऊपर ही चला गया था, तो थोड़ा बहुत करेक्शन पार फॉर द कोर्स था। तो इसमें इतनी बड़ी कोई शंका की बात नहीं है। अभी भी मिड कैप बोले, स्मॉल कैप या लार्ज कैप, हर जगह में आपको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का अपॉर्चुनिटी है। एज इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अभी भी बहुत सारे एरियाज में अपॉर्चुनिटी है, और सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन तो चलेगा। और जैसे सुनील साहब ने कहा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आ रही थी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक एचएनआईज खरीदारी कर रहे थे, तो उनके लिए उनको दिख रहा था कि लार्ज कैप में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और वहां पे खरीदारी आ रही थी। एक स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा, लार्सन। ये हम करीबन 3-6 महीने से बता रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ रनिंग अप अभी भी रिलेटिवली बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में काम कर रहा है। वेस्ट एशिया की जो ऑर्डर्स जो आना चालू हो रहा है, वहां पे इस कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और अभी भी हम लोग जहां पे देख रहे हैं इससे भी बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे और भी स्टॉक्स हैं तो लार्ज कैप में जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये मार्केट के हेल्थ के लिए स्ट्रक्चरली, फंडामेंटली ये सही है। ओके गुरमीत सर, आपको क्या लगा ये जो पूरा इस हफ्ते में हुआ? एक समय देखिए, मिड कैप में जब गिरावट आई 2-3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर 12-13-1400 पॉइंट, 1500 पॉइंट गिरा दिया। 10-10, 12-12, 15-15% से ज़्यादा कोई स्टॉक नहीं गिरा होगा, और वो सब फिर वैसे ही चढ़ गए हैं, है ना? यही हुआ ना 2 दिन में। मेरा सवाल मूल ये है, जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं हमारा है, लेकिन हमारे दर्शकों के बीच में सवाल होता है कि भैया हमारे सेक्टर को गिराने के लिए वॉइसेस निकालनी पड़ी, आप क्यों नहीं कह रहे कि बहुत महंगा है? अभी कौन सा आरवीएनएल नीचे आ गया क्या? वो अभी भी उतना ही पे है।
और रिपोर्ट्स तक निकाल दी गई कि अरे साहब RSI इतना पहुंच गया, अब तो मिड कैप में पता नहीं क्या होने वाला है, और 2 दिन में सब ठंडा पड़ गया। गुरमीत सर, क्या हुआ था ये? धीरज जी, हम क्या है, हमारा थोड़ा ये वीकली एनालिसिस करने की जो आदत, उससे कई बार हम मायोपिक हो जाते हैं। देखिए, YTD मिड कैप इंडेक्स 28% चल रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स 30% चला है। तो हमने उस पे सवाल नहीं किया। तो अगर एक दिन में 4-5% गिरा है तो उस पे भी नहीं करना चाहिए। नेचर है इस पर्टिकुलर पॉकेट का, ये नेचर है। रिटर्न और डाउनसाइड दोनों शार्प आता है। तो 2018 में लोग भूल गए कि निफ्टी शायद फ्लैट था और स्मॉल कैप इंडेक्स 28-29% गिर गया था। सेबी का भी रिक्लासिफिकेशन आया था और थोड़ा एक ब्रॉडर सेल ऑफ आया था। तो ये नेचर ऑफ द बीस्ट है कि ये रिटर्न शार्पली देगा और उसपे डाउनसाइड भी ऐसा आएगा। दूसरा, बड़ी पिक्चर ये है कि आपको वैल्यूएशन मेट्रिक पे देखना चाहिए। कि ये कहना कि पूरा स्पेस, जैसे सुदीप जी और सुनील जी ने भी कहा कि पूरा स्पेस महंगा है, सही नहीं है। अगर आप देखिए, निफ्टी 50 जो है वो 22 के ट्रेलिंग मल्टीपल, निफ्टी मिड कैप जो है वो 23 के ट्रेलिंग मल्टीपल पे है, और निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो 24 के मल्टीपल पे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मल्टीपल ये है कि लार्ज कैप 15 पी पे मिल रहा है और मिड कैप 25-30 के पी पे मिल रहा है। पॉकेट्स हैं दोनों में, लार्ज कैप में भी कुछ पॉकेट्स हैं जो बहुत महंगे हो। ऐसा बोलना कि सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक्स महंगे हैं, तो दोनों तरफ दोनों किस्म के पॉकेट्स है। थोड़ा सा रोटेशन भी मार्केट में होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में वापस से ये ओल्ड इकोनॉमी रिलेटेड जो प्लेस हैं उस पे वापस से रोटेशन आ रहा है। चाहे वो पावर है, चाहे वो यूटिलिटीज है, चाहे वो कैपिटल गुड्स है, चाहे वो EPC प्लेस है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। एक मुझे जो L&T ने कमेंट्री करी वो मेरे को बहुत मेरे दिमाग में रह गई है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उसमें 1/3 ऑर्डर प्राइवेट बिजनेस के हैं। और ये चर्चा मैंने आपसे पहले भी करी थी कि मैं मानता हूं कि इंडिया एक कैपेक्स साइकिल में है। ये 2003 से 7 वाली जैसी साइकिल है, और बीच में करेक्शंस आएंगे। करेक्शन नॉर्मल है, आने भी चाहिए, हेल्दी होता है, क्योंकि अगर नहीं आएंगे बीच में तो फिर बबल क्रिएट करेंगे। तो आप वैल्यूएशन पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, इंटरेस्ट रेट्स अभी लंबे समय तक ऊपर रहेंगे, इन्फ्लेशन पूरी तरह नीचे नहीं आया है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशंस पे थोड़ा डिस्काउंट लगता है। तो आप सही भाव दीजिए, और ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं बाजार में जहां पे सही भाव अभी भी। इंटरेस्टिंग। गौरांग साहब, ये इसका जवाब आपसे, फिर हम मार्केट का कंस्ट्रक्ट समझेंगे। मान लीजिए हमने 2 शोज इस पे किए थे, मिड कैप पे खास तौर पे। एक में हमने ये शीर्षक भी दिया था कि अगर इश्क कर रहे हैं तो रिस्क के लिए तैयार रहिए। लास्ट वीक ही हमने किया था, तो हमारे दर्शक तो बिल्कुल फंसने को सवाल ही नहीं उठता। अब मेरे को ये पूछना है आपसे कि अगर लार्ज कैप नहीं चले, पिछले 1 साल में वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, उनके मैनेजमेंट्स को खूब सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी 5 साल की बुक 1 लाख करोड़ हो जाएगी, ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे थे, तो इसमें उनकी क्या गलती? अब मिड कैप चल रहे हैं तो चल रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। और IT कौन सा बहुत सस्ता है, वो भी 30, 32, 35 के मल्टीपल पे बिक रहे हैं, तो कोई सस्ते बिक रहे हैं क्या? तो बेचारे इनको आपने शहीद कर दिया, नुकसान करा दिया लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाजपेयी साहब, इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को और CNBC आवाज के दर्शकों को सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो ये जो पूरा मसला है ना वाजपेयी, ये मूल्यांकन और क्या नतीजे आते हैं उस पर निर्भर करता है। ऑर्डर बुक आ रही है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की क्षमता कितनी आपके हैं और आप कितना जल्दी उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि फिर आपकी आमदनी हो और शुद्ध मुनाफे में आपके आंकड़े जुड़ते जाए और वो बेहतरीन हो। अब दिक्कत ये थी स्मॉल और मिड कैप के, छोटे और मझौले क्षेत्र के शेयर में और सूचकांक में, कि आखिर का जो 2-3 दिन था वाजपेयी जी, वहां पर सभी कुछ चल रहा था। अब मुझे आप बताइए कि वोडाफोन आइडिया को चलने का क्या तर्क था कि वो 8-10% ऊपर गया। और जब इस तरीके की परिस्थिति आती है, जब सब कुछ ही चलने लगता है और उसका कोई आधार नहीं होता, निराधार होता है, तो कहीं ना कहीं माहौल साफ सुथरा करने के लिए और जो कमजोर हाथ है उनको बाहर निकालने के लिए इस तरीके का करेक्शन आना लाजमी है और जरूरी भी है। और सिर्फ ये इस बार ही नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से गुरमीत जी अभी बता रहे थे, इतिहास गवाह है इसका कि जब भी बाजार में गिरावट आई है तो जो सबसे पहले चोट पहुंची है वो है छोटे और मझौले शेयर्स को। दूसरी तरफ मूल्यांकन और आमदनी, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया था। और ऐसा नहीं कि आप कोई भी छोटे मझौले शेयर में निवेश करके आप उम्मीद करें कि 15-20% आप कमा ले, ऐसा नहीं। और जब भी ये सोच आती है
नीरज वाजपेयी जी, तब इस प्रकार का करेक्शन आता है। और मुझे लग रहा है कि हाँ, क्षेत्र के आधार पर आप निवेश करते हैं तो वो ज्यादा उचित रणनीति होगी छोटे मझौले शेयर की, जहां तक बात है। और मूल्यांकन को लेकर के हाँ, और एक चीज देखिए वाजपेयी जी, क्या स्तर था स्मॉल कैप और मिड कैप का, और किस मात्रा में, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, किस मात्रा में करेक्शन आया। तो जब 40,000 का मिड कैप स्मॉल कैप हो जाता है, 1200-1500 पॉइंट करेक्शन आता है, तो कितना प्रतिशत होता है? बिल्कुल न के बराबर। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे सब छोटे मोटे करेक्शन से आपको घबराना चाहिए, और शेयर बाजार में हिम्मत की कीमत होती है। इसमें कोई शक नहीं सर, हिम्मत की कीमत होती है। और एक रिपोर्ट में और पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया गया है कि अभी भी मिड कैप स्टॉक्स में उतना एक्सुबरेंस नहीं है जो 2008 के फॉल के समय था, जिसमें लोग एकदम घबरा गए थे। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खैर, ये एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट था और इसकी बहुत चर्चा थी, तो हमने कहा इस पर आप विद्वानों की राय जान लेनी चाहिए कि ये जो किया गया है ना, किया गया है अपने आप हुआ, जो भी हुआ आई डोंट नो, लेकिन 2 दिन के अंदर ही गेम फिर से पलटता हुआ देखने को मिला है। अब आते हैं अपने इस मार्केट के कंस्ट्रक्ट में कि इस समय जो हमारी तस्वीर मार्केट की बन रही है। सुनील सर, लार्ज कैप भी क्यों चलने चाहिए? आपकी बॉन्ड यील्ड यूएस की देखिए, अपने यहाँ इन्फ्लेशन देखिए, उनके यहाँ इन्फ्लेशन देखिए, क्रूड देखिए $95 पे, डॉलर इंडेक्स 105 पे, तो बाकी सबको भी तो डर लगना चाहिए वैल्यूएशन का। सुनील सर, क्या सब क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि यूएस में, जिनको हम बहुत फॉलो करते हैं, डॉलर इंडेक्स 105 पे, कच्चा तेल 95 पे, 2 साल से लेकर के 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5.5% पे, बॉन्ड फंड पे डालिए तो वहाँ 5.5-6% का रिटर्न मिल रहा है। करेक्ट। ऐसे में क्या डरना चाहिए? इर्रिस्पेक्टिव वो लार्ज कैप है स्मॉल कैप है, डरना चाहिए क्या मार्केट में? नहीं, मेरे ठीक से सवाल समझा नहीं, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि वो वाला छोड़ दीजिए, स्मॉल लार्ज की वाला, वो तो डिस्प्यूट हो गया, वो मतलब सॉल्व हो गया। इस वक्त जो मार्केट है हमारा, क्या उसमें ये डर, ये भय होना चाहिए? क्योंकि बाकी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत हाई पे दिख रहे हैं, खुद पता नहीं फेड क्या करेगा। अगर एक हाई उसने और ले ली 25 बेसिस पॉइंट की, तो हमारे सामने और समस्या खड़ी हो जाएगी। करेक्ट। नहीं, देखिए, एज फार एज FII फ्लोज टू इंडिया आर कंसर्न, आप देखेंगे 3-4 चीज आपको मन में रखने की जरूरत है। एक है क्रूड तेल की आउटलुक, यानी आज की स्पॉट की नहीं, फॉरवर्ड की। तो क्रूड तेल मेरे लिए अगर 100 से पार दिख रही है सामने, आइदर सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण या विंटर की हीटिंग के डिमांड के कारण, तो शॉर्ट टर्म हेज फंड्स शायद पैसा निकालने की सोचेंगे इंडिया जैसे एक हेवी क्रूड इंपोर्टर की मार्केट में। वो एक बात याद रखनी चाहिए। सेकंड, दिसंबर के महीने पहुंचते ही आपको हेज फंड्स प्रॉफिट बुकिंग की टाइम होती है, और उनको अगर देखें इंडिया में सभी इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स नेगेटिव में, खाली इंडिया का पॉजिटिव है। चाइना, हांगकांग सब नेगेटिव में है। तो प्रॉफिट कहां पे बुक करेंगे? वो इंडिया में ही बुक हो सकता है। उनके बोनस पे आउट्स के लिए उनको कैश में प्रॉफिट बुक करने की जरूरत होती है, तो एक वो दबाव आ सकता है। तीसरी बात यह है कि आप इंटरेस्ट रेट की आपने बात किया, तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट हाइक, हर दिन जो डेटा आता है वो हमें कंफ्यूज कर देता है कि क्या ग्रोथ होने वाली है, ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन गिर रही है, नहीं गिर रही है। हर एक डेटा पॉइंट आपको एक कंफ्यूज सिग्नल दिख रहा है। मगर अगर उसमें क्लैरिटी आए कि फेड का और 1 या 2 रेट हाइक जरूरी आएगी, तो उसके साथ डॉलर का भी स्ट्रेंथनिंग आपको आ जाएगा। तो वो हेज फंड जो बोरो करती है उधर ना, कैरी ट्रेड की बात जो करते हैं, तो उधर जो बोरो करते हैं उनकी जो कॉस्ट महंगी होती है, तो नेचुरली वो रोल बैक करते हैं सर्टेन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। और फोर्थ चीज आपको याद रखनी चाहिए, दो इंडिया इमर्जिंग मार्केट के अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग है। हमारा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 15% का शेयर है, डबल शेयर चाइना का है। तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट की रिटर्न चाइना, जो कि वो मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, वो सबको गिराती है। तो ओवरऑल एक सेंटिमेंट जो होता है, पैसिव मनी जो आती है ईटीएफ में, अगर इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स देखे, तो उनकी भी दिलचस्पी इमर्जिंग मार्केट में एलोकेट करने के लिए कम होगी, और उसी से हमें शेयर मिलता है। कोई डेडिकेटेड इंडिया फंड हो तो उसमें शायद पैसा आ सकता है, मगर ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट में अगर उधर हालत ऐसी है तो ओवरऑल फ्लोज कम हुए तो इंडिया में भी कम होंगे। तो अगले 3 महीने के लिए मैं समझूंगा कि इंटरनेशनल फ्लोज का ये सब रिस्क फैक्टर्स है, इसलिए लार्ज कैप के ऊपर शायद
कुछ सेलिंग दिख सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स वहां पे खरीदने की भी डेफिनेटली, जैसे सुविदीप ने जो कहा कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स है जहां पे वैल्यूएशन लार्ज कैप में अभी थोड़े अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो एक फंड फ्लो जो हुआ था पिछले दिस हफ्ते की स्मॉल एंड मिड कैप से लार्ज कैप, वो वापस रिपीट हो सकती है इस क्वार्टर में, मेरे ख्याल में कई दिनों में, जहां पे ये आउटलुक ऐसे दिखती है। तो डेफिनेटली लार्ज कैप में मैं ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद अभी नहीं रखूंगा, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग मैच करेगी दोनों को। और स्मॉल एंड मिड कैप में क्या है कि मैंने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर को कम करा के ही वो लार्ज कैप खरीदेंगे, मगर ग्राउंड फ्लोज जो है इंडस्ट्री के वो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं। तो वो मिड एंड स्मॉल कैप को एक कुशन देंगे कि ज्यादा गिरावट ना होने, एक दिन गिरेगी अगले दिन वापस बाउंस बैक भी हो जाएगी। तो मार्केट ऐसी एक ओवरऑल एक वॉलेटाइल सिचुएशन में देख रहा हूं अगले 3-4 महीने के लिए। गुरमीत सर, क्या बिग पिक्चर आपको भी लग रही है कि थोड़ी सी अगले 2-3 महीने बड़ी डाइसी रहने वाली है? सॉरी, गुरमीत जी से पूछा मैंने। गुरमीत जी, बिग पिक्चर आपको भी अगले 2-3 महीने के लिए डाइसी लग रही है क्या? आई थिंक गुरमीत को आवाज नहीं आ रही क्या? गुरमीत जी, आवाज आ रही है आपको? सर आप आवाज नहीं आ रही है मुझे, सॉरी, मेरे लिए था। अच्छा, एक मिनट। सुदीप सर, आपको आवाज आ रही है? पहुंच रही है, बट थोड़ा गैप है। सवाल थोड़ा जंबल्ड आ रहा है। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा हूं। तो मेरा सवाल ये था सुदीप सर कि क्या नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए मार्केट की जो बिग पिक्चर है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली लग रही है? मुझसे पूछ रहे हैं। दिक्कत वाली तो नहीं लग रही है, पर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, मुझे लग रहा है। जैसे सुनील जी बता रहे थे, गुरमीत जी ने भी इंडिकेट किया कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का संभावना है, शायद इस बार ना बढ़े, अगली बार बढ़ेगा, जैसे आपने डॉलर इंडेक्स की बात की है, और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इस माहौल में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि एफआईआईज का फ्लो अगर उल्टा हो जाए एंड कंटिन्यूअसली उल्टा रहे तो शायद इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना जरूरी होगा, ये मैं मानता हूं। दूसरी बात यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा, चाइना में बहुत उथल पुथल हो रहा है। चाइनीज इकोनॉमी एक स्थिति से गुजर रहा है जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी में ग्रोथ वापस लाने के लिए, पर वो शायद हो नहीं पा रहा है। और क्योंकि उनके एलिवेटेड डेट लेवल्स ऑलरेडी है, तो शायद वो लोग, चाइनीज गवर्नमेंट खुल के इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग भी नहीं कर रहे, डिफरेंट मेजर्स ले रहे हैं, पर एक अब कह सकते हैं कि पीसमील वे में मेजर्स ले रहे हैं एंड ट्राइंग टू कीप द इकोनॉमी मूविंग। पर अभी भी समस्या हल नहीं हुआ है। रियल एस्टेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है चाइना गार्डन और एवरग्रांड को लेके, एंटायर हाउसिंग सेक्टर को लेके जो चाइनीज मार्केट में जो दिक्कतें हैं वो अभी भी रियल है और अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। और अगर चाइना में एक मेल्ट डाउन जैसा स्थिति आता है आने वाले दिनों में, वो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स को और इंडियन मार्केट्स को भी इंपैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये स्थिति ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं ये हमेशा निवेशकों को कह रहा हूं पिछले करीबन 10-15 दिन से कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहिए, और ये आप मान के चलिए कि आप यहां से 1 साल देख रहे हैं। अगर 2-3 महीना थोड़ा उथल पुथल होता है, मार्केट बहुत ज्यादा कुछ गिरावट आ जाता है, तो शायद वो एक अच्छा खरीदारी की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अच्छा स्टॉक चुना है। सुदीप सर, आपने चाइना का जिक्र किया, क्या वाकई चाइना बहुत डिफिकल्टीज में है और उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी संभलना उसके लिए मुश्किल है? वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि रेट कटवा रहे हैं, बैंकों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों को पुश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि संभलना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए? जी, चैलेंज तो जरूर है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखिए, पहले चाइना क्या कर रहे थे, चाइनीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो सरकार के तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से बाय फंडिंग देम। तो ये एक आसान तरीका है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का
कि अगर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इंसेंटिव, बहुत बड़ा स्पेंडिंग हो रहा है तो वो इकोनॉमी इमीडिएटली स्टिमुलेट हो जाता है। पर अगर आपको कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ाना है, उसके लिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और जो कि चाइना में आज मिसिंग है। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बहुत जल्दी नहीं होता है। ये टैप जैसा नहीं है कि सरकार ने डिसाइड किया करीब इतना अमाउंट स्पेंड करेगा, इमीडिएट इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो गया, क्योंकि वो आसान होता है। पर कंज्यूमर को स्पेंड करने में इंसेंटिव देना, स्पेंड करने के लिए मजबूर करना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी होता है और इट्स ए प्रोसेस। अब मुझे लगता है कि चाइना वो प्रोसेस से जा रहा है, पर वो प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, और चाइना के पास इतना अभी कैपेसिटी या डेट लेने का कैपेसिटी नहीं है जिससे कि वो तुरंत कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंसेंटिव या मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव दे पाए। गौरांग सर, इसी सवाल को मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि इंडियन मार्केट को हम लोग जब देखते हैं तो करेंसी हमारी चाहे जितनी वीक हो जाए, यूएस में कुछ भी हो जाए, क्रूड कहीं पे भी चला जाए, इवन छोटे छोटे आईपीओ जो आ रहे हैं 500-500 600 करोड़ वाले, वो 100 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं। ये जो एक्सूबरेंस है, ये जो इनर स्ट्रेंथ कह लीजिए आप बहुत पॉलिश वर्ड में, ये क्यों है? ऐसी क्या चीज़ है इंडिया में जो हमको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? गौरांग सर, ये सवाल मुझसे था, सॉरी। हाँ जी, आपकी आवाज, हाँ आपसे ही सवाल था। आपकी आवाज नहीं आ नहीं रही थी मुझे। सवाल सुना आपने? मैं दोबारा बताऊं? नीरज, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। गुरमीत सर, आपको सुनाई पड़ा तो आप बताएं सर। मैंने सुना नीरज जी। तो देखिए, एक कुछ पॉकेट में ये एक यूजुअली रेड फ्लैग होता है जब इस तरीके का एक्सूबरेंस होता है, स्पेशली माइक्रो कैप स्पेस में, आईपीओ स्पेस में। कुछ हद तक एक शॉर्ट टर्म ग्रीड होती है मार्केट में, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग्स अच्छी रही हैं वहाँ पे। बहुत सारे आईपीओ अभी अच्छे प्रीमियम पे रहे। मुझे लगता है नीरज जी, बाजार की एक खास बात है कि वो रिस्क कभी जो टेबल पे होती है वो बड़ी रिस्क नहीं होती है, जो रिस्क होती है वो अननोन होती है। आप देखिए, चाइना में आप देखिए, दो सबसे बड़े उनके जो रियल एस्टेट उनकी इकोनॉमी का 27-28% है। बिगेस्ट टू रियल एस्टेट फर्म्स का डिफॉल्ट हुआ। उनका जो शैडो बैंकिंग क्राइसिस है वो रियल है। अभी एक बहुत बड़े शैडो बैंक ने मंथली कूपन पेमेंट मिस किया है। ये हमारे जैसा हमारे पास आईएलएफएस के बाद हुआ था वैसा है। इस चीज से बाहर आने में समय लगेगा। अब इसका ये किस हद तक कंट्रोल हो पाएगा वो कहना मुश्किल है। अभी तक कंट्रोल हो रहा है। यूएस में अगर आप देखेंगे, डेट सर्विसिंग में इश्यू होना शुरू हो गया है। कॉर्पोरेट को भी प्रॉब्लम हो रही है डेट सर्विसिंग में, और इंडिविजुअल्स भी। आप देखिए, जो एक डेटा आया था कि जो सेविंग्स थी कोविड के पीरियड में, वो लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है, और अब क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंडिंग कर रहे हैं इन्फ्लेशन से कैचअप करने के लिए। तो जब इंटरेस्ट रेट बहुत लंबे समय तक रहते हैं और हाई रहते हैं, और ये हाई रेट देखे नहीं है हमने पिछले 10-15 साल में, तो ये कहाँ क्रेडिट इवेंट बन के आएगा ये अभी पता नहीं है। तो ये एक बाजार का मुझे लगता है रिस्क है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। और ये 30-40% रिटर्न नॉर्मल नहीं है, ये बार बार हर साल नहीं आए। जिस साल आ जाते हैं उसके अगले साल यूजली सबड्यूड हो जाता है। तो थोड़ा सा आप, जैसे हम अंडर परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हमें आउट परफॉर्मेंस को भी क्वेश्चन करना चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली आउट परफॉर्मेंस को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर हम एक एट्रीब्यूशन करेंगे पोर्टफोलियो में कि रिटर्न किस वजह से आ रहा है, और अभी आप देखिए, ये जो 5% का फॉल आया था एक दिन में, बहुत लोगों को अपना रिस्क एपिटाइट उस दिन समझ में आया होगा। वो अपने आप को कहते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पर जब एक दिन में 5% जाता है और ब्रॉडर मार्केट देखिए फ्लैट था, तो आपको पता लगता है आप कितने लॉन्ग टर्म है। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग की जरूरत है। मैं एक्सट्रीम स्टेप लेने को नहीं बोलूंगा निवेशकों की आप पूरी एग्जिट कर दीजिए, पूरी तरह लार्ज कैप में आ जाइए। आई थिंक वो एक्सट्रीम फॉल नहीं लेना चाहिए कभी भी, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इंडेक्स लेवल पे। बट थोड़ी सी रीबैलेंसिंग करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करिए, और शायद इंक्रीमेंटल एलोकेशन जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप मे बी लार्ज कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, या जहाँ पे मार्केट वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हो। बहुत सारे पॉकेट्स हैं अभी भी जो 14, 15, 16 के अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहे हैं। बहुत सारी पावर कंपनीज हैं, बहुत कुछ बैंक्स हैं जो अभी भी 1 बुक वैल्यू पे हैं। बहुत सारे पॉकेट्स हैं, तो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग की जरूरत। जी गौरंग सर, आवाज आ रही है ना आपको? जी हाँ, अब आ रही है। मैंने बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप, इंडियन मार्केट में जो रेजिलियंस है, जो तेजी है, 20,000 के बाद अब 21,000 की तैयारी चल रही है,
मुझे लगता है कि इसी सीरीज में हो सकता है हो ही जाए, जिस तरह से माहौल बना हुआ है ना कि 100 200 पॉइंट रोज चलता है मार्केट। इस तेज़ी की मूल वजह क्या है? एक तो बड़ा कन्वेंशनल हम लोग कहते हैं कि इंडियन मार्केट में बहुत पैसा आ रहा है। क्या हमारे देखने के नज़रिए में कोई बदलाव हुआ है? उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि छोटा सा भी आईपीओ आता है ना तो उसमें 100 गुना सब्सक्रिप्शन होता है। अब असबा में तो पैसा फंसा ना मेरा, अगर मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेरे को आईपीओ मिलेगा, तो अगर 500 की जगह 50,000 करोड़ का पैसा लोगों ने असबा में डाला है तो उसका मतलब पैसा है। तो ये क्या है? ये किस तरीके से हम अपने मार्केट को इस समय ताकत में देख रहे हैं कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई महंगाई है, कोई करेंसी गिरे, डॉलर गिरे, क्रूड गिरे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाइना में कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस ताकत के रीजन को समझना चाहता हूं इंडियन मार्केट की। ये नकदी की ताकत है नीरज, और जिस प्रकार से हाल ही में डेटा आया हुआ है, चाहे आप एम्फी का डेटा देख लीजिए, चाहे आप डीपी अकाउंट्स का देख लीजिए, क्या है न्यू अकाउंट्स ओपनिंग का जो है डेटा वो देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं अब लोगों में उत्सुकता और जागरूकता जो है वो जाग रही है कि नहीं, अगर हमें हमारी जो बचत की गई पूंजी है उसको निर्णायक तरीके से लंबे अवधि के लिए निवेश करना है, और अगर हमें भारत की जो अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई जो आंकड़े हम देख रहे हैं, चाहे वो विकास दर के आंकड़े हो, चाहे वो महंगाई दर के आंकड़े हो, कुछ भी हो, तो हमें शेयर बाजार का एक हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। और ये चीज मैं जमीनी स्तर पे मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, लोगों को जागरूक करने के लिए, निवेशकों को जागरूक करने के लिए हम अभियान चलाते हैं। 1-to-1 जब मीटिंग होती है तो उनके तरफ से जो जानकारी मिलती है, और 3-4 साल पहले जो रवैया था लोगों का और आज के तारीख में जो रवैया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ये देखिए आप कि अगर विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले कुछ महीनों में बेच रहे थे, मेरे ख्याल से 15-16 हजार में बेच रहे थे, फिर आकर के खरीदारी की, तो ये सब होने के बावजूद आज हम 21,000 के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले समय में ये जो गति है लोगों के जुड़ने की, ये तीव्र गति पड़ेगी, और इसके लिए जो हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशक है उनके पास वित्तीय ताकत आ जाएगी। पहले बहुत कमजोर थे स्थानीय संस्थागत निवेशक, अब धीरे धीरे करके जैसे लोग हिस्सा ले रहे हैं वहां पर लिक्विडिटी आ रही है। तो पहले क्या होता था नीरज जी के एफआईस बिकवाली की है, ये सुनते ही लोगों में घबराहट हो जाती थी, लेकिन आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। दूसरी तरफ एक बात जो मैंने पहले भी बताई वो फिर से बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि आप कौन से क्षेत्र में कौन सी कंपनी में निवेश करते हैं और उस कंपनी का भविष्य क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वगैरह वगैरह, और ये सब सोच समझ करके आप निवेश कीजिए। कोई भी शेयर में निवेश करके आप ये उम्मीद रखें कि आपका मुनाफा होगा 15-20%, 25% का सालाना, अगर आप लंबी है तो ये मुमकिन नहीं है। मैं यही बोलता हूं कि आप क्वालिटी कंपनी बाय कीजिए, क्वांटिटी कभी बाय मत कीजिए, क्योंकि क्वांटिटी जब आ जाती है कमजोर कंपनियों की तो उस परिस्थिति में आपकी पूंजी बहुत तीव्र गति से कम हो सकती है, और अगर आप क्वालिटी बाय करते हैं तो लंबी अवधि में उतना ही बेहतर मुनाफा होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लार्ज कैप में करिए, स्मॉल कैप में करिए, मिड कैप में करिए, क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर आप निवेश कीजिए, चाहे वो छोटी, बजौली या बड़ी हो। करेक्ट। एक छोटा सवाल सुनील सर आपसे, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर सेक्टोरल आऊंगा। जो बड़ी तेजी के कुछ कारण रिपोर्ट्स में पड़ा, तो मैं ऐसे ही दर्शकों के लिए जिक्र कर देता हूं कि एक तो ये कि बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है इस समय मार्केट में कंपनीज की, और कॉरपोरेट के लोन्स अभी भी काफ़ी कम है और प्लेज वेज भी नहीं है, तो काफ़ी कंट्रोल्ड रिस्क है, और प्रमोटर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो जाएं आगे। सेम चीज़ रिटेल की भी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग, हम लोग ट्रिपल बैलेंस शीट की बात भी करते हैं, सरकार की, बैंकों की, कंपनियों की, और उसमें आदमियों को भी जोड़ लीजिए आप। तीसरा, जब एफपीआई फ्लो भी उतना स्ट्रांग नहीं तब ये हालत है, जब वो और मजबूत आएगा तो क्या होगा। और चौथा फैक्टर ये कि अभी भी हम लोग उस 20-22 के मल्टीपल पे जो ट्रेड कर रहे हैं, अभी तो थोड़ी उतनी तेजी हुई है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ही जो मिड कैप फंड है वो 90 गुना हुआ है 21 साल में। करेक्ट। 23% का CAGR दिया है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि नहीं 23% बहुत ज्यादा है, 10-12 ओके, क्यों मैं मानूं आपकी बात, मुझे ये बताइए आप। 90 टाइम्स। यस। बधाई हो सर इसके लिए, पहले तो बहुत 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 बधाई आपको। थैंक यू है ना। नहीं, यही
अल्टीमेटली आप देखिए तो एक इंडियन स्टोरी का रीइंफोर्समेंट अगर चाहिए आपको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपको रुपए कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि ऐसे नहीं कि ये हर दिन बढ़ी ताकि 90 टाइम्स बढ़ सकी ना, कभी गिरावट कभी चढ़ाव, मगर चढ़ाव जब होता है वो गिरावट से कई गुना ज्यादा होता है, यही है स्टोरी। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की भी एक एविडेंस है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी की भी एविडेंस है। तो जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि अब इसकी जो मेजर ग्रोथ हुई है वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के फेज में हुई है, यानी 2003 से 8 और 2014 से 17, ये खाली ये 5 और ये 3 8 साल में इसने 20 साल का वो रिटर्न डिलीवर किया। आप देखते हैं तो उन सालों में उन्होंने 100% प्लस भी एक एक साल में रिटर्न दिया है। तो अब जो माहौल है, आप बता रहे थे कि ओवरऑल सिचुएशन, यानी इंडिया के कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी आज 48% के करीब है, 60 से गिर के। सभी कॉर्पोरेट्स के पास कैश बैलेंस हाथ में है, तो कैपेक्स की शुरुआत करने के लिए उनको बैंक लोन के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात है कि कोविड के टाइम में मीडिया में दिखाया था, आपके चैनल को छोड़िए बाकी में, कि माइग्रेंट लेबर के कारण इंडियन इकोनॉमी की बहुत नुकसान हुई। नहीं, एक्चुअली मिडिल क्लास और अपर इनकम क्लास जो है उनकी तनख्वाह, उनकी एवरेज इनकम्स ऑलमोस्ट दुगना हो चुकी है कोविड टू नाउ। तो डिस्पोजेबल सरप्लस जो कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस हाथ में बहुत ज्यादा है, और अभी तक वो कंजम्पशन में प्रीमियम कंजम्पशन बढ़ रहा है, मास कंजम्पशन अभी नहीं बढ़ा, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी अपना सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं। तो 33% सेविंग्स, 33% इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है, और जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा ये और भी जबरदस्त आपको सपोर्ट करने के लिए सामने आएगी। तो क्यों कर रहा हूं, ये एक वर्चुअस साइकिल बनेगी, यानी अगर ज्यादा पैसा मार्केट में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली की वैल्यूएशंस बढ़ेगी। और फाइनल चीज मैं कहूंगा, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप के बारे में इतना हमने चर्चा किया, एक बात सब भूल रहे हैं कि वैल्यूएशंस को आप कंपेयर कर रहे हैं। गुरमीत जी ने यह बताया कि तीनों के अर्निंग्स की प्रोफाइल आज सिमिलर है, मगर स्मॉल कैप डबल डिजिट प्रीमियम पे है लार्ज कैप के कंपैरिजन में, और मिड कैप हाई सिंगल डिजिट प्रीमियम में है, क्योंकि फॉरवर्ड पी जो मार्केट देख रही है 1 साल का देख रही है। मगर एक इकोनॉमिक बुल साइकिल में क्या होता है कि मिड कैप्स की अर्निंग्स हर साल तेजी पकड़ती है। तो अगर ये सेम मिड कैप को अगर आप FY27 का डिस्काउंटिंग करें, ओवरऑल इंडेक्स का ऐसा करना मुश्किल है, मगर एक फंड मैनेजर जब वो स्टॉक खरीदता है ना, वो उसका 3 से 5 साल का प्रोजेक्शन करता है कैश फ्लोस के, और फिर उसको डिस्काउंट करता है, देखता है कि आज उसको खरीदने में वैल्यू है कि नहीं। तो जो स्टॉक्स आज फंड मैनेजर्स खरीद रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में, वो उनके मन में ओवर वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो FY27 में उसकी फुल पोटेंशियल, और दोनों बुल साइकिल आप देखिए 2003 से 8 और 14 से 17, वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स करीबन दुगने तेज से चली राज कैप की कंपैरिजन में। तो ये FY25 का जो डिस्काउंटिंग आज हो रहा है उसमें शायद इक्वल दिख रहे हैं। मोमेंट आप FY26 में जाएंगे तो आपको ओवर वैल्यूएशन गिरेगी, FY26-27 में जाएंगे तो मेरे ख्याल में मिड कैप्स विल बी रीजनेबली वैल्यूड, और FY28-29 जाए तो शायद अंडर वैल्यूड स्टेटस भी दिख सकती है। तो नजरिया जो है आपका, क्योंकि एज अ फंड मैनेजर मैं जब मिड कैप में स्टॉक्स खरीदता हूं, मैं 1 साल के टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं देखता हूं ना, मैं 5 साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर को रिटर्न दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज मुझे उस FY27 की वैल्यूएशन में आज मुझे जो सस्ते या रीजनेबली वैल्यू दिख रही है उसी को मैं खरीद रहा हूं। बात बनती है कि क्या कॉन्फिडेंस है मुझ में कि वो स्टॉक उस अर्निंग्स ग्रोथ को करेगी। वहीं पे रिसर्च का काम आता है और डाइवर्सिफिकेशन आता है, क्योंकि सभी बेट्स एक ही सेक्टर एक स्टॉक में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए हम डाइवर्सिफाई करते हैं। तो बेसिक कारण ये 10 से 90 टाइम 900 की जो है, इसकी यही स्टोरी है कि कंसिस्टेंटली इस फंड ने 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम में ही स्टॉक्स को खरीदा है, जहां पे उनको उस अर्निंग्स में डिस्काउंट दिखा। आज भी हालत वही है, क्योंकि आज इकोनॉमिक की फेस मैं कहूंगा 2004 यानी 2002-3 के बाद 4 की जो स्थिति है, इस बुल मार्केट का भी वही स्थिति है। तो अगले 5 साल में आप वही जो 3000 से 21000 गया था सेंसेक्स, मत भूलिए, वैसी ग्रोथ आप इस अगले 5 साल के टाइम फ्रेम में देख पाएंगे। देखा ना, फाइनली मैंने कन्विंस कर लिया ना। यही तो चाहता था। अभी देखो अब फंड मैनेजर की तरह देखो मैंने यही तो मैं चाह रहा था सुनना।
आप फंड मैनेजर की तरह बोल रहे हैं सुनील सर की देखो दैट्स ट्रू, ये एक्चुअली है, सच्चाई यही है। मैं कई फंड मैनेजर से एक शो में करता हूँ जो सिर्फ फंड मैनेजर के साथ है, उसमें कई स्मॉल मिड कैप वाले कह रहे हैं मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मुझे आइडिया नहीं समझ में आ रहा कहाँ खरीदूं मैं। पैसा है, आइडिया नहीं है दोस्त। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो एक्सुबरेंस है मिड कैप स्मॉल कैप की, उससे लार्ज कैप वालों को जलना नहीं चाहिए। ईर्ष्या मत करिए सर, आपके यहाँ भी पैसा आएगा, चिंता मत करिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद दो सेक्टर्स पे बात करेंगे छोटी छोटी। अभी बहुत सारी आपको मज़ा आया होगा, लेकिन एक सेक्टर जिसमें बात करना चाहता हूँ मैं, एक उसकी प्रीमाइस सेट कर देता हूँ, उसके बाद अपने मेहमानों से उस पर कमेंट लूँगा। मैं पावर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पावर जनरेशन कंपनीज भी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी, इक्विपमेंट कंपनी सारी शामिल है इसमें। मैं ये इसलिए डिस्कशन करना चाह रहा था कि आपने देखा होगा जून से लेकर के सितंबर तक पीक डिमांड खत्म नहीं हो रही है, कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, और अभी भी हम जिस तरह से गांव-गांव बिजली पहुंची है उसका कंजम्पशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो बहुत सारी पावर कंपनीज में जो एक्सुबरेंस लोग देख रहे होंगे कि अरे यार ये क्यों चल रही है, इसको ऐसा क्या हो गया। दरअसल पावर सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है, रिन्यूएबल में बहुत कुछ हो रहा है, थर्मल में बहुत कुछ हो रहा है। सरकार तो यहाँ तक ओवरबोर्ड जा रही है कि आप इंपोर्ट करके लाओ बिजली बनाओ, क्योंकि कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक हैं, दिग्गज भी हैं, छोटे बड़े भी हैं, सब में एक रैली है। आपका ओवरव्यू क्या है? गुरमीत सर आपसे शुरू करते हैं, क्या लगता है पावर सेक्टर में आपको? नीरज जी, हम बहुत कंस्ट्रक्टिव है। इनफैक्ट पूरे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव है। आपने देखा सितंबर पहले हफ्ते में जो डेटा आया, करीबन 200 आई थिंक 41 गीगावाट का कंजम्पशन हुआ, जो कि 23% ज्यादा है। वो आपको बता रहा है कि और पावर कंजम्पशन एक प्रॉक्सी है पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का, मैन्युफैक्चरिंग का, हाउसिंग का, डोमेस्टिक कंजम्पशन का, काफी बड़ा प्रॉक्सी है। तो इसमें आप एक पोर्टफोलियो बास्केट अप्रोच रखें। एक जैसा आपने बोला, एक कंपनी हमें पसंद है टाटा पावर, काफी टाइम से कंप्लीटली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन से लेके उनका रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है। उन्होंने अभी रिन्यूएबल एनर्जी में अपने डेट को एफडीसी ने दोबारा फाइनेंस किया है। ईपीसी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। ईवी चार्जिंग में बहुत अच्छे टाई-अप्स कर रहे हैं, काफी डोमिनेंट मार्केट शेयर है उनका ईवी चार्जिंग में। तो कंप्लीट पोर्टफोलियो है उसका। उनका रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है 25 गीगावाट का, स्टेटेड गोल है। तो आपको एक गाइडेंस वो दे रहे हैं कि कहाँ जनरेशन कैपेसिटी पहुंचेगी, कितना वो रिन्यूएबल में करेंगे, कितना न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स में करेंगे। स्मार्ट मीटर्स पे भी काम कर रहे हैं, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बॉम्बे में। उसके अलावा एक एनर्जी मिक्स चेंज हो रहा है हमारा। तो उसमें हमने देखा कि अभी जब G20 हुआ तो इंडिया ने बायोफ्यूल्स का इनिशिएटिव लीड किया। तो एक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है E20। इंडिया में ब्लेंडिंग अभी लगभग 14% हुई है। तो डोमेस्टिक ग्रोथ तो है ही है। फराज ने जो इंटरेक्शन किया आप ही के चैनल पे किया, बोला कि बहुत ऑर्डर आ रहे हैं 1G इथेनॉल के और 2G इथेनॉल के ओवरसीज से भी। तो अगर ये ग्लोबली अडॉप्शन बढ़ा तो ये रनवे बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ में उनकी ईपीसी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। कंप्रेस बायोगैस पे भी काम कर रहे हैं। दूसरा मिक्स है आपका जो ये हाइड्रोजन, सोलर और बाकी मिक्स जो चेंज हो रहा है, हमारा एनर्जी कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ये आप प्ले कर सकते हैं। और चौथा, जैसा आपने बोला, हम ट्रेडिशनल सोर्सेज को ये ईएसजी गाइडलाइंस की वजह से काफी डीरेट हो गया था। अभी आप देखिए कोल इंडिया अभी भी 6 के अर्निंग मल्टीपल, जिस हिसाब से थर्मल जो डिमांड आउटलुक है, टैक्टिकली ये भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे। कुछ स्टेट रन पावर कंपनीज, पावर यूटिलिटीज 10-12 के मल्टीपल पे है। तो पूरा एनर्जी बास्केट हमें अच्छा लगता है। आप इसको पूरे बास्केट की तरफ प्ले करिए रादर देन एक या दो स्टॉक्स चेज करने की जगह। और स्टॉक्स अभी भी कुछ हद तक काफी रीजनेबल है। टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, काफी सारे स्टॉक्स हैं स्पेस। जी सुदीप सर, पावर सेक्टर पे आप भी कंस्ट्रक्टिव हैं? ये नया वर्ड मैंने आज सीखा, हालांकि सुना बहुत पहले, लेकिन आज मैंने एम्फेसिस कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव रहना, मतलब थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में। आप भी कंस्ट्रक्टिव है सर पावर सेक्टर में? जी बिल्कुल, हम कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, और बिलीव करते हैं कि कोई इन्वेस्टर अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहा है लॉन्ग रन के लिए, तो पावर सेक्टर एक बहुत ही अच्छा उसमें एडिशन या मेंटेन करना होगा। देखिए, पावर सेक्टर में जो यूटिलिटीज है, जो पावर बनाते हैं, ये इनका इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन एक एन्युटी जैसा इनकम आना चाहिए। क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में पावर कंपनीज ऑपरेट करते हैं, तो एक एन्युटी की तरह इन्वेस्टर के पास इनकम आना चाहिए। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी एक ट्रांजिशन के थ्रू एंटायर सेक्टर जा रहा है। जैसे गुरमीत जी बात कर रहे थे कि एक एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रेडिशनल एनर्जी था, वहां से एक ट्रांजिशन हो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ।
बट ये ट्रांजिशन के बीच में पहले बहुत एक्साइटमेंट था कि सिर्फ ग्रीन एनर्जी इज द एक्साइटिंग थिंग और ट्रेडिशनल एनर्जी मतलब खत्म हो गया, पर एक रियलाइजेशन आ गया है कि ट्रेडिशनल एनर्जी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है और ग्रीन एनर्जी को ये सब मीट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो ट्रेडिशनल एनर्जी का भी डिमांड तगड़ा हो रहा है। जैसे आप देखिए पिछले साल में BHEL के पास कितने पावर बॉयलर्स के ऑर्डर आ रहे हैं एनटीपीसी से। ये पिछले 2 साल पहले चले जाइए, कुछ नहीं ऑर्डर आ रहा था और ये माना जा रहा था कि BHEL के पावर बॉयलर के ऑर्डर्स आना बंद हो जाएंगे क्योंकि थर्मल इज अ डाइंग सेक्टर। अब थर्मल हैज बिकम एन एक्साइटिंग सेक्टर। इसका कारण ये नहीं है कि हम थर्मल इज अ फ्यूचर, बट थर्मल इज अ प्रेजेंट और थर्मल चलता रहेगा बहुत दिन तक। कोल इंडिया का बात गुरमीत जी ने किया। कोल इंडिया एक लैगार्ड अभी भी, अगर मार्केट मल्टीपल्स की बात करें तो अभी भी लैगार्ड है, पर देखिए इसका मुख्य प्रॉब्लम क्या था, इनका एफिशिएंसी में बहुत प्रॉब्लम था और हम लोग कोल इंपोर्ट कर रहे थे, कोल के लिए पावर प्लांट बंद हो रहा था और कोल इंडिया जो रिजर्व पे बैठा है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि एफिशिएंसी में प्रॉब्लम थी। अब अगर एफिशिएंसी बढ़ता है तो डेफिनेटली कोल इंडिया का जो डिमांड वो बहुत अच्छा होगा। और आप देखिए कोल इंडिया का जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऑक्शन है, ई ऑक्शन है, रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। तो हम मानते हैं कि पावर सेक्टर में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आया है, डिमांड बढ़ रहा है और ये बरकरार रहेगा क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ का एक प्रॉक्सी है। इकोनॉमी अगर ग्रो कर रहा है तो पावर डिमांड भी बढ़ेगा, जैसे जैसे अभी बात किया जा रहा था। और हम मानते हैं कि अगर आपको पावर सेक्टर में रहना है तो सबसे सेफ होगा कि पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज के शेयर आप खरीदिए और उसमें रहिए, क्योंकि यूटिलिटी में बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगा। कवरेज एरिया, वो कैसा कलेक्शन हो रहा है, कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, स्टेट यूटिलिटी से कैसे पैसा आ रहा है, बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन हुआ है, फिर भी थोड़ा ग्रे एरिया है मैं मानता हूं। तो सबसे सेफ होगा एनटीपीसी का शेयर आप खरीदिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रेडिशनल एनर्जी भी तो दिग्गज है ही, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, अच्छा काम चल रहा है और ग्रीन एनर्जी में भी जबरदस्त काम कर रहे हैं और आने वाले में कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग भी हो सकता है। टाटा पावर लीजिए, वहां पे भी बहुत अच्छा चल रहा है और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पिक है अभी भी, करंट लेवल पे भी। बिल्कुल, पावर की बहुत सारी दिग्गज कंपनी और सबसे अच्छी बात है कि सारी पावर कंपनियों के पास सब कुछ है। उनके पास सोलर भी है, उनके पास विंड भी है, उनके पास थर्मल भी है, उनके पास हाइड्रो भी है। एक तरीके से अम्ब्रेला कंपनी है। क्या ये गौरांग सर बाइक के लिए एकदम परफेक्ट केस बनता है? इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो ईवी का ट्रांजिशन है, 12 लाख गाड़ियाँ बिक चुकी और इस साल कैलेंडर ये 2023 की बात में करूँ 14-15 लाख गाड़ियाँ बिकेंगी, तो पावर कंजम्पशन का एक नया रास्ता भी खुल रहा है। गाड़ियाँ भी अब लोग चार्ज करेंगे ना उससे। और अभी तो ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी ने बड़ा समय है, अभी तो कोयले वाली से ही करना पड़ेगा। आपका क्या व्यू है सर? आपने कहा था कंस्ट्रक्टिव, हाँ, एक बहुत नया शब्द आपने सीखा, तो मैंने भी एक नया शब्द सीखा है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये आईटी कंपनी वाले बहुत होते हैं। तो ये जो आई मीन मेरे लिए आइदर यू आर पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, आई मीन यू कांट बी सिटिंग ऑन द फेंस। ओके, तो बात करते हैं अब ऊर्जा क्षेत्र की। तो मेरा मानना ये है नीरज जी के ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां, इन सभी पर आपका ध्यान होना चाहिए और हमारी कवरेज काफी सारी है इन सब कंपनियों पर, क्योंकि आप अगर एक जगह पर ऊर्जा उत्पादन करते हैं तो उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वितरीकरण या फिर ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो उस लिहाज से पावर ग्रिड जैसी कंपनियां हैं, आरईसी जैसी कंपनियां हमें अच्छी लगती है। अभी सुदीप भाई ने टाटा पावर, गुरमीत भाई ने टाटा पावर का जिक्र किया, एनटीपीसी का जिक्र किया, कोल इंडिया का जिक्र किया। टोरेंट पावर एक गुजरात बेस्ड कंपनी जो कि मेरे ख्याल से प्रथम कंपनी थी कैश रिच बैलेंस शीट होने के लिए। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एसईबीज है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और अगर भारत देश नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है तो जाहिर है, जैसा अभी सुदीप भाई भी बता रहे थे, ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक केईसी इंटरनेशनल, एलएनटी जैसे के कंपनी, इनके पास जो एक डिवीजन है जो इसमें सहायता करता है। तो ये सब कंपनियां हमें लग रही कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ ध्यान नहीं, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बाय दोस कंपनीज, इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज लंबी अवधि के लिए। परफेक्ट। सुनील सर, क्रिस्पी जवाब चाहिए मुझे, समय मेरे पास कम है। ओवरवेट, अंडरवेट, इक्वल वेट, मतलब 2 लाइन बोल भी दीजिएगा, जो भी वेट हो आपका।
मुझसे पूछ रहे? जी जी आपसे, हाँ छोटा जवाब सर। मेरे से मैं अंडरवेट हूँ पावर में। क्यों इतनी बड़ी थ्योरी? नहीं देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसमें पीएसयू पैक में भरोसा नहीं है, हाँ क्योंकि वो की इनएफिशिएंसीज और इसके कारण मेरे को पीएसयू पैक में भरोसा नहीं है। इसके कारण पावर के ज्यादातर कंपनियां मैं अंडरवेट हूँ। सेकंड चीज जो बता रहे हैं आप, मेरे को पावर में बहुत से कैपेक्स की स्टोरीज दिख रही हैं, तो पावर कैपेक्स का स्टोरीज में पॉजिटिव हूं, मगर वो कैपेक्स के कारण एक शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कैपेक्स स्टेप्स बर्स्ट में आती है, एक एक्सेस कैपेसिटी की ये मैं देख रहा हूं, क्योंकि बहुत अलग है ना, हाइड्रोजन, सोलार, कोल, ये सब है। कैपेसिटी कहां पे आएगी, कहां पे यूज होगी, और इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम आएगी, तो वो पावर सेक्टर नहीं है, एथेनॉल शुगर कंपनी बनाती है। तो मेरे लिए मैं एज अ पोर्टफोलियो पावर में अभी अंडरवेट हूं। सो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक से मैं ऑप्टिमिस्ट को निकालकर मैं अभी भी कॉशियस ही हूं। मैं एक कॉन्ट्रा व्यू नहीं मैं क्वांटम में बस इसको सीधा कर देता हूँ ना सर, शब्दों से मैं खेलता हूँ, कान घुमा के पकड़ लिया। मतलब मैं रियल एस्टेट में बहुत ही अंडरवेट हूँ, लेकिन मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बहुत बुलिश हूँ। बात एक ही हो गई सर, है ना। तो आप कह रहे हैं मैं इक्विपमेंट की तरफ जाऊंगा, अब वो चाहे एथेनॉल बनाए, चाहे बिजली बनाए, चाहे जनरेटर चलाए, जो भी मर्जी करें। एनीवे खैर अच्छी चर्चा रही। डिस्क्लोजर है, जो भी स्टॉक्स के नाम लिए गए हैं वो आप बाई सेल की रिकमेंडेशन अपने हिसाब से भी ज़रूर किसी और से राय ले लीजिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए वीकेंड का, और गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।